हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें बेसिकली हम लोग फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इस पर्टिकुलर यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूल क्या होता है, देन उसका वेरियस क्लासिफिकेशन देखेंगे, और जो फ्यूल होता है तो फ्यूल की एक कैलोरीफिक वैल्यू होती है जो किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है। तो उसमें हमारा दो मेथड आएगा, एक हो जाएगा हमारा थ्योरेटिकल मेथड और दूसरा हमारा हो जाएगा प्रैक्टिकल मेथड, जिसको कि बम कैलोरीमीटर से कैलकुलेट किया जाता है। चलिए सबसे पहले हम लोग आज की क्लास का स्टार्ट फ्यूल के डेफिनेशन से करते हैं। तो फ्यूल को कैसे डिफाइन किया जाएगा, फ्यूल क्या हो सकता है आप खुद बताओ। फ्यूल को इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि फ्यूल वो एक सब्सटेंस है जिसको कि हमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हम उसको बर्न करते हैं सो हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है और सम बाई प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, वाटर हो गए। तो ये हमारा बाई प्रोडक्ट रहेंगे ये दोनों। लेकिन मेरा मेन जो प्रोडक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, एनर्जी रहेगा। एंड इसी एनर्जी को हम अलग अलग पर्पज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो समझ में आया, फ्यूल क्या हो गया। फ्यूल वो एक केमिकल सब्सटेंस हो गया जिसको कि हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो हमें एनर्जी मिलेगा और सम बाई प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इस एनर्जी को हम लोग यूजफुल वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर पर्पस। ठीक है। जैसे कोल को हम बर्न करते हैं तो हीट निकलता है, उस हीट को हम लोग जनरली स्टीम को बॉयल करने में, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, जो आगे पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में काम आता है। वैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए तो उसको हम लोग 4 स्ट्रोक इंजन में बर्न करते हैं, उसे पावर स्ट्रोक मिलता है जिसे व्हीकल को हम मूव करते हैं। तो ये सब हमारे फ्यूल के एक तरीके बोल सकते हैं फ्यूल्स हैं, और जो हमें बर्न करने के बाद एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अब अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल का बात करें तो बेसिकली देखिए, जो भी फ्यूल हमें नेचुरल वे में प्राप्त होती है उसको प्राइमरी फ्यूल बोला जाता है, और ऐसा फ्यूल जो प्राइमरी से हम डिराइव करते हैं उसको या तो आर्टिफिशियल फ्यूल बोलते हैं या उसको सेकेंडरी फ्यूल बोलते हैं। अब अगर हम नेचुरल फ्यूल या जो प्राइमरी फ्यूल है उसका ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट क्लासिफाई करें कि गैसियस स्टेट में कौन कौन से फ्यूल हैं, लिक्विड स्टेट में कौन कौन से फ्यूल हैं, सॉलिड स्टेट में कौन कौन से फ्यूल हैं, तो उनका क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि नेचुरल में जो गैसियस स्टेट में है तो वो जनरली आप देखेंगे कि जो लकड़ी होता है, लकड़ी को हम एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं, या जो कोल होता है प्राइमरी जो होता है हमारे मतलब कि हमारे क्या इवन पूरे वर्ल्ड में जो प्राइमरी हमारा जो एनर्जी का जो सोर्स है सॉलिड स्टेट में वो हमारा क्या है, कोल है। ठीक है। तो कोल हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, प्राइमरी। प्राइमरी क्यों, क्योंकि डायरेक्ट हम नेचर से प्राप्त करते हैं और सॉलिड स्टेट में रहता है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि प्राइमरी सॉलिड फ्यूल जो है हमारा कोल हो गया और लकड़ी हो गया। वैसे ही हमारा प्राइमरी लिक्विड फ्यूल जो हो गया वो नेचुरल गैस हो गया। ठीक है। तो नेचुरल गैस तो गैस में आ जाएगा, हम लिक्विड की बात करें तो क्रूड ऑयल आ जाएगा। ठीक है। और जब हम गैसियस फेज में बात करेंगे तब वो नेचुरल गैस हो जाएगा। ठीक है। अब अगर प्राइमरी फ्यूल को या नेचुरल फ्यूल को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई करें या फिर रिफाइन करें या अलग अलग प्रोसेस से एक नया फ्यूल ऑब्टेन करेंगे तो वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर्टिफिशियल या सेकेंडरी फ्यूल में। तो अगर आप देखो तो अगर हम कोल को अगर बर्न करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोक में कन्वर्ट हो जाता है। जब वुड को आप बर्न करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, चारकोल में। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा सेकेंडरी फ्यूल है जो कि प्राइमरी फ्यूल से ऑब्टेन कर रहा है, तो अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो यही कोक में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वुड जो है वो चारकोल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर हम क्रूड ऑयल को लेते हैं और उसको रिफाइनरी, पेट्रोलियम रिफाइनरी जो होती है वहाँ पे अगर हम रिफाइन करते हैं तो उसको अलग अलग टेम्परेचर पे हम पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, अलग अलग जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरीके का सेकेंडरी लिक्विड फ्यूल हो गया। ठीक है। अब इसी नेचुरल गैस को आगे अलग अलग चीज़ों से प्रोसेस किया जाता है, तो कंप्रेस नेचुरल गैस हो गया, लिक्विडफाइड नेचुरल गैस हो गया, LPG हो गया। ठीक है। तो ये सारे चीज़ें हमारा क्या हो गया, गैसियस, सेकेंडरी गैसियस हो गया। ठीक है। तो बेसिकली मेन पर्पज क्या है कि प्राइमरी जो कि हमें नेचर से मिल रही है, और सेकेंडरी क्या हो जाएगी कि जब हम लोग उस नेचर से डिराइव करते हैं या सेकेंडरी फ्यूल से प्राइमरी फ्यूल से कोई नया फ्यूल डिराइव करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, सेकेंडरी फ्यूल हो जाता है।
ठीक। अब नेक्स्ट अगर हम लोग अब कैरेक्टरिस्टिक की बात करें कि एक गुड फ्यूल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, तो आप खुद बताओ कि एक गुड फ्यूल की सबसे अच्छी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी कि जो अपने अंदर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को पॉजेस किए हो, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये हमारी बोल सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक हो गई गुड फ्यूल का कि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। दूसरा चीज़ आया कि हम लोग इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है कि जहाँ पे फ्यूल जस्ट बर्न होना स्टार्ट करता है वो उसका क्या हो जाता है, इग्निशन टेम्परेचर होता है। तो अगर हम ये बात करें तो अगर कोई भी फ्यूल का अगर इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होगा, जैसे कि पेट्रोल का रहता है, आप नॉर्मल उसको इन्वायरमेंट में रखोगे तो वो वेपोराइज हो जाता है, या कोई फ्यूल ऐसा होता है कि जो बहुत ज़्यादा उसको टेम्परेचर चाहिए रहता है बर्न करने के लिए, तो वो भी हमारे लिए डिजायरेबल नहीं है। मतलब एकदम लो इग्निशन टेम्परेचर भी सही नहीं रहेगा, एकदम हाई इग्निशन टेम्परेचर भी सही नहीं रहेगा। इसीलिए हमेशा एक अच्छे फ्यूल के लिए जो उसकी इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए। ठीक है, तो पहला तो हो गया कि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए, और दूसरा क्या हो गया कि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है जहाँ से वो जस्ट बर्न करना स्टार्ट हो जाए वो क्या होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए। ठीक है, और अगर हम बात करें तो जैसे देखिए जिसमें जितना कम एस कंटेंट हो, ठीक है, और मॉइस्चर कंटेंट हो वो उतना ज़्यादा उस एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो दूसरी या तीसरी और चौथी अगर हम लोग गुड फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट एंड एस कंटेंट मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। एवन एक आइडियल फ्यूल के लिए तो वो मतलब कि 0 के बराबर होना चाहिए। प्लस जब भी इसको हम लोग बर्न करें तो उसमें लेस स्मोक और जो पॉइजनस गैसेस निकलती हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो जितना कम से कम हो वो हमारे लिए एक अच्छे फ्यूल की कैटेगरी में किया जा सकता है। और अगर हम ये तो हमारी एक मेन हो गए, उसके अलावा अगर हम गुड फ्यूल के बारे में बात करें तो जो कम पैसे में हमें अवेलेबल हो, जिसका कॉस्ट चीप हो, जिसको इजीली हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक आएंगे वो एक गुड फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक में गिने जाएंगे। बात समझ में आया यहाँ तक? तो अभी हमने फ्यूल क्या होता है वो पढ़े, फ्यूल की क्लासिफिकेशन देखे, प्राइमरी सेकेंडरी में उसको भी सॉलिड लिक्विड मतलब 3 अलग अलग फिजिकल स्टेट में हमने उसको डिराइव किया कि क्या क्या डिफाइन किया, और उसके एग्जांपल्स देखे कि क्या क्या हो सकते हैं। देन एक अच्छे फ्यूल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि उसका मॉडरेट टेम्परेचर हो, इग्निशन टेम्परेचर मॉडरेट होना चाहिए, हीट कंटेंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए जिसको कि कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, प्लस उसका स्टोरेज करना, उसका पैसा जो है मतलब कि पैसा मतलब इनकेस कि उसका कॉस्ट जो है वो कम होना चाहिए। ठीक है, प्लस लेस स्मोकनेस हो, पॉइजनस कम गैसेस वो रिलीज करे, एस कंटेंट उसमें और मॉइस्चर मिनिमम से मिनिमम हो, तो उसको हम लोग गुड फ्यूल के कैटेगरी में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं कि जो हमारा देखिए मेन, अब हमारा इस यूनिट का मेन इसमें न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछने वाले हैं, वो न्यूमेरिकल रहेगा बेसिकली कैलोरीफिक वैल्यू के ऊपर में। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मतलब कि जब भी हम लोग हीट को प्रोड्यूस करेंगे तो हमें फ्यूल को बर्न करेंगे तो हमें हीट मिलेगा, या फिर ये बोल सकते हैं एनर्जी मिलेगा। तो ये एनर्जी और हीट का क्या यूनिट होता है, देखिए ये ऑलरेडी आप लोग पढ़े भी होंगे, बस यहाँ पे एक थोड़ा सा रिकेप करा लेते हैं कि ये 3 मेजर जो है जो हमारा जो कैलोरीफिक वैल्यू आएगा उसको डिनोट करते हैं। एक कैलोरी में डिनोट किया जाता है, कभी कभी उसको ब्रिटिश थर्मल यूनिट में डिनोट किया जाता है, और कभी कभी उसको सेंटीग्रेड हीट यूनिट में भी उसको प्रेजेंट किया जाता है। तो ये तीनों का क्या डेफिनेशन होता है और इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है ये देख लेते हैं, देन आगे हम लोग मूव करेंगे हमारे कैलोरीफिक वैल्यू के ऊपर में। तो देखिए 1 कैलोरी उसको बोलेंगे, 1 कैलोरी हीट इज इक्वल टू, अगर हम 1 ग्राम वाटर को हीट करें या 1 ग्राम वाटर को अगर हम लोग 1 कैलोरी हीट दें और उससे अगर 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 कैलोरी हीट के बराबर हो जाएगा। या इसको ऐसे समझो कि अगर 1 ग्राम वाटर लिए, 1 ग्राम वाटर का अगर टेम्परेचर 1 ग्राम वाटर को हम लोग हीट दिए और अगर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया तो हम बोलेंगे कि जो जितना अमाउंट ऑफ हीट दिए हैं वो एक्चुअली किसके बराबर है, 1 कैलोरी के बराबर है।
इसी का एक किलो कैलोरी भी क्या बोल सकते हैं कि अगर 1 kg वाटर को अगर हम हीट दिए और अगर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया तो हम बोलेंगे कि जितना भी अमाउंट हीट दिए हैं वो बेसिकली किसके कितने के बराबर है, 1 किलो कैलोरी के बराबर है। तो मतलब 1 कैलोरी क्या हुआ कि हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर। 1 ग्राम वाटर को उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट की जरूरत होती है वो एक्चुअली किसके बराबर हो जाएगा, 1 कैलोरी के बराबर हो जाएगा। और 1 किलो कैलोरी किसको बोलेंगे कि अगर 1 केजी वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट देना पड़ेगा वो बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा, 1 किलो कैलोरी के बराबर हो जाएगा। वैसे ब्रिटिश थर्मल यूनिट में क्या हो जाएगा कि अगर हम 1 पाउंड वाटर को उसका टेम्परेचर 1 फ़ारेनहाइट तक बढ़ाने के लिए जितना हीट देंगे वो बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा, 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट के बराबर हो जाएगा। यानी हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर ऑफ 1 पाउंड ऑफ वाटर। बात समझ में आया? मतलब कि यहाँ पे क्या था, हम लोग ग्राम में बात कर रहे थे कि 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितना हीट की जरूरत होती थी वो कैलोरी कहा जा रहा था। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो ब्रिटिश में एक्चुअली जो केजी होता है, जो वेट होता है उसको बेसिकली या मास जो होता है उसको पाउंड में किया जाता है और टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में यूज किया जाता है और लेंथ को फुट में बेसिकली मेजर किया जाता है। तो वहीं से ये मतलब यूनिट डिराइव हुआ है कि 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा कि 1 पाउंड अगर वाटर को अगर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब कि बढ़ाने में जितना भी अमाउंट ऑफ हीट लगा वो बेसिकली 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट के बराबर होगा। इसी से मिलता जुलता एक नया यूनिट है सेंटीग्रेड हीट यूनिट। सेंटीग्रेड हीट यूनिट में हम क्या बोलेंगे कि अगर हम 1 पाउंड वाटर को उसका टेम्परेचर अगर 1 डिग्री इंक्रीज कर रहे हैं तो उसमें जितना अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत होगी वो बेसिकली कितने के बराबर हो जाएगा, 1 CHU या 1 सेंटीग्रेड हीट यूनिट के बराबर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कैलोरीज में क्या हो जाएगा, कैलोरीज में होगा कि 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट की जरूरत होगी वो 1 कैलोरी के बराबर हो जाएगा। और किलो कैलोरी में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 किलोग्राम ऑफ वाटर हो जाएगा उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में जितना हीट की जरूरत होगी। ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्या हो जाएगा हमारा कि 1 पाउंड ऑफ वाटर को अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा वो 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट के बराबर हो जाएगा। देन 1 पाउंड वाटर को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना उसको हीट की जरूरत पड़ेगी वो एक्चुअली कितने के बराबर हो जाएगा, 1 सेंटीग्रेड हीट यूनिट के बराबर हो जाएगा। तो इन तीनों के बीच में आपस में एक रिलेशन है कि 1 किलो कैलोरी जो होता है वो 3.961 BTU के बराबर होता है और या बोल सकते हैं कि 1 किलो कैलोरी जो होता है वो 2.2 CHU के बराबर होता है। ठीक है यहाँ तक? चलिए इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन नेक्स्ट में हम लोग आगे कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में डिस्कस करते हैं।